नमस्कार दोस्तों, आप मेरे साथ वाली स्क्रीन पे देख रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार विनोद शुक्ला जी। आप कई दिनों के बाद मेरे शो में आए हैं और इस दौरान काफ़ी सारे मुद्दे हो गए हैं, तो उन्हीं पे हम बात करेंगे। सर बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। बहुत धन्यवाद मनिंदर जी। सर देश के प्रधानमंत्री इन दोनों देश के विकास और दूसरी योजनाओं को लेकर के 2047 तक की बात कर रहे हैं और विरोधियों की हालत ये सुन-सुन के खराब हो रही है। इसे समझ के वो इतने परेशान उन्हें समझ नहीं आ रहा कि हम अपनी स्टे स्ट्रैटेजी की दिशा किधर को लेकर के जाएँ। आप किस तरीके से देख रहे हो? देखिए मनविंदर जी, मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री लगातार इस तरह के बहुत सारे मसलों पर बात कर रहे हैं, बात करते हुए आ रहे हैं। उन्होंने पार्लियामेंट में तो 10,000 अगले 1,000 साल की जो योजना है उसको किस तरह से समय के साथ उसको लागू किया जाए या उसके उसके प्रभाव किस तरह से आगे अगले 1,000 साल में पड़ने वाले हैं, उस पर भी उन्होंने जी। चर्चा की है। हुँ, हुँ। तो हुँ, हुँ। प्रधानमंत्री लगातार ये सारी बातें कर रहे हैं हुँ, और हुँ। जिन लोगों को उसमें कुछ खामी या कुछ उसमें ऐसा नजर आ रहा है, वो अपने हिसाब से उसको जवाब देने, समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री अपनी मुहिम में, अपनी योजनाओं में बहुत क्लियर हैं और वो उस तरह से काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि विपक्ष के पास जब कोई जवाब नहीं है या विपक्ष के पास कोई अपनी योजना करने के लिए नहीं है, तो नकारात्मक बात करता है और नकारात्मक बात ही कर रहा है हुँ, हुँ। और वही वही मामला दिख रहा है। तो जी, जो जी। विपक्ष की का जो आक्रमण है वो नकारात्मकता वाला है और उससे ज्यादा कुछ नहीं। यही वजह है कि इन दिनों राहुल गांधी अपने धंधे बदल रहे हैं। कभी वो किसान बन रहे हैं, धान बोने चले जाते हैं, कभी वो मोटर मैकेनिक बन रहे हैं, कभी ड्राइवर बन रहे हैं और अब तो बड़ी हद हो गई सर, आपकी और हमारी रोज़ी-रोटी पे जो है मुश्किल आने वाली है, वो पत्रकार बन गए हैं और हमारी लगातार वो अपने अपने जो यूट्यूबर हैंडल से उन वीडियोज़ को प्रमोट भी कर रहे हैं। तो किस देखिए तरीके वो से देखते हैं आप? हमारी हमारी आपकी रोजी रोटी पर तो वो कोई प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। जी। लेकिन लेकिन वो अपने अपने जो अपना रोजगार जो उनको डिसाइड करना है, वो रोजगार उनको अपना ही नहीं हो पा रहा है कि वो क्या जी। करेंगे, क्या करना चाहते हैं। हुँ, हुँ। जो राजनीति है, राजनीति की जो नई दिशा या राजनीति का जो नया समीकरण देश में अब बन रहा है, उस हिसाब से जी। मुझे वो अनफिट लगते हैं। मुझे कहीं से वो इस तरह से नहीं नजर आ रहे हैं कि नई राजनीतिक जो एक नया राजनीति, नई तरह की राजनीति विकास वाली हो रही है, उस राजनीति में वो नकारात्मकता वाली राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं। वो अनफिट है नई राजनीति में। तो वो कभी आरएसएस की बात करेंगे, कभी वो हिंदुत्व की बात करेंगे, कभी वो किसान बन जाएंगे, कभी वो धान लगाएंगे, कभी वो मोटर मैकेनिक बन जाएंगे, कभी वो बाइकर बन जाएंगे, कभी वो कुछ और इस तरह के प्रयोजन में लगे रहेंगे। तो उनका विजन क्लियर नहीं है, वो क्या करना चाह रहे हैं और किस तरह से भारतीय जनमानस को फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं, क्या उनकी राजनीतिक योजना है, क्या देश के लिए उनका विजन है, वो कुछ भी नहीं बता पा रहे हैं। जी। अब राहुल की बात चली है तो ज़रा इस पे भी बात कर लें कि सतपाल मलिक, जिनका अपना ही आज की तारीख में कोई वजूद नहीं है और वो उनसे इंटरव्यू कर रहे हैं, आपने इंटरव्यू भी देखा होगा। तो मैं चाहती हूँ कि जो उन्होंने इंटरव्यू किया है, उस पे आप थोड़ी-सी टिप्पणी करें। देखिए मनविंदर जी, ये जो सतपाल मलिक और राहुल गांधी का इंटरव्यू की बात है, हुँ। एक तो सतपाल मलिक किस तरह की बात कर रहे हैं, उनको चुनाव लड़ना है, शायद उनको मंत्री बनना है, राज्यपाल इस सरकार ने बनाया था, उससे शायद वो संतुष्ट नहीं है, उनको कुछ और चाहिए हुँ, हुँ। और वो भाजपा में होता दिख नहीं रहा है। हुँ, हुँ। अब उनके पास विकल्प ये है कि वो जो भी राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश में है, उन सभी का समर्थन लेकर के चुनाव लड़ें। अब मसला ये है कि वो कहाँ से चुनाव लड़ेंगे।
और किस राजनीतिक दल से चुनाव लड़ेंगे, कहां से चुनाव लड़ेंगे, तो वो कहा यह जा रहा है कि वो शायद मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़ सकते हैं। जी, जी। किस राजनीतिक दल से चुनाव लड़ेंगे ये अभी पता नहीं है। कांग्रेस में हुँ, वो हुँ। है नहीं। आरएलडी उनको शामिल करेगा कि नहीं शामिल करेगा, समाजवादी पार्टी से उनको टिकट मिलेगा या उनको चुनाव मैदान में उतारा जाएगा कि नहीं उतारा जाएगा, और इन सब के बाद उनको जाट नेता के रूप में स्वीकार किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, और क्या वो नरेश बालियान को मुजफ्फरनगर से हरा पाने की स्थिति में है या नहीं जी। है, ये बहुत सारे बहुत सारे जी, प्रश्न जी। हैं। जी, अब जी। इन प्रश्नों में क्या राहुल गांधी के साथ इंटरव्यू उनको उनकी महत्वाकांक्षा को पूरा करने में किसी तरह से मदद कर पाएगा? क्या राहुल गांधी उनको चुनाव जितवा पाने में कोई मदद कर पाएंगे जो अपना चुनाव खुद नहीं जीत पाए? जी। क्या राहुल गांधी के इस इंटरव्यू का पूरे देश में इतना बड़ा प्रभाव होगा कि भाजपा अपनी सीट भाजपा सरकार नहीं बना पाएगी या चुनाव हार जाएगी? तो ये इन सब में से कुछ भी ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। ये सिवाय गिमिक के और इसमें इस तरह की चीजें की सिवाय मोदी घृणा का भाव उससे ज्यादा नहीं दिख रहा है। अ, और जी। इसमें दो दो तीन छोटी छोटी बात करें। जी, जी, ज़रूर। आरएलडी जिसको जाटों का राजनीतिक दल कहा जाता है, हुँ, हुँ। पिछले दो चुनाव में 19 में और 14 में अजीत सिंह मुजफ्फरनगर से चुनाव हार चुके हैं। हुँ। उनके लड़के मथुरा से चुनाव हार चुके हैं, नहीं जीत पाए। हुँ, तो हुँ। जब इस देश में एकमात्र जाट प्रधानमंत्री हुए, उनका बेटा चुनाव हार गया मुजफ्फरनगर से, हुँ, हुँ। तो सतपाल मलिक कितने बड़े जाट नेता हैं कि वो चैलेंज करके चुनाव जीत पाने की स्थिति में है। तो इसलिए इसलिए ये जो कृषि आंदोलन के नाम पर और इस तरह करके एक जाट आइडेंटिटी या जाट पॉलिटिक्स के नाम पर नेता उभरने की बनने की कोशिश की जा रही है, वो मुझे कामयाब होती नहीं दिख रही है। चाहे वो सतपाल मलिक करें, चाहे वो राकेश टिकैत करें, चाहे वो अजीत सिंह करते थे अब, या अब उनके जयंत चौधरी कर रहे हैं, उनके लड़के जयंत चौधरी कर रहे हैं, ये मुझे होता दिख नहीं रहा है। इसलिए कि जाट जाट समुदाय का एक बड़ा सेक्शन पुराना जनसंघी है और भाजपा के साथ खड़ा हुआ है। जी, जी। जी। जी, जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सर इंटरव्यू देख रही थी मैं, उसमें जिस समय चौधरी चरण सिंह की वो बात करते हैं ना, तो उनका साउंड वाज़ वेरी नेगेटिव। आपने भी देखा होगा। क्या वजह देखिए मानते हैं? देखिए एक चीज समझिए कि चाहे हुँ, चौधरी चरण सिंह का प्रधानमंत्री बनना हो या हुँ। इस तरह के और भी जो नेता हैं, वो सारे के सारे लोग ये सारे के सारे लोग कांग्रेस के विरोध से निकल के आए हैं। जी। तो एक एक ये बड़ा फैक्टर है कि जो लोग कांग्रेस से विरोध से निकल के आए हैं वो फिर कांग्रेस की शरण में जा रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये कोई अजूबा है। हुँ, हुँ। लालू प्रसाद यादव, हुँ, हुँ। नीतीश कुमार, हुँ, हुँ। समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह, जी, जी। ये सब लोग कांग्रेस विरोध ही इनकी राजनीतिक थाती है। जी, इनका राजनीतिक जो जितना इनका जो राजनीतिक पूरा इतिहास है वो जी। कांग्रेस विरोध से ही है। एक जी, जी। बात हो गई। दूसरा जो फैक्टर है कांग्रेस विरोध के अलावा किसानों को लेकर के है कि जाट समुदाय को ज्यादातर किसान के रूप में दिया जाता है। हालांकि फौज में उनकी बड़ी वो है और हर क्षेत्र में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहां जाटों की भूमिका या जाटों का प्रभाव या जाटों का योगदान ना हो। अब जी। किसानों पर आता हूं, जो जो कृषि आंदोलन को लेकर के जाटों की भूमिका या जाटों को लुभाने की कोशिश की जाती है, हुँ, हुँ। और अब कांग्रेस उससे जुड़ रहा है तो उसको कांग्रेस से जुड़ के समझने की कोशिश करते हैं। हुँ, हुँ। कांग्रेस की स्थापना
1885 में हुई थी, दिसंबर 1885 में हुई थी। और जी, कांग्रेस के बहुत सारे नेता ऐसे हुए हैं जो कांग्रेस से जो किसान थे, और किसान सहजानंद से लेकर के लंबा इतिहास है कि कांग्रेस के में किसान नेताओं का। आज तक एक भी ऐसा व्यक्ति जो किसान आंदोलन से जुड़ा रहा हो, वो कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं हुआ है। तो आप जी। किस तरह से कांग्रेस की लड़ाई लड़ने की, या किस तरह से कि आप किसानों की बात कर रहे हैं? आप डिस्टरबेंस किसान ने आंदोलन के नाम पर जरूर कर सकते हैं, लेकिन किसानों के भले के लिए आप कुछ ऐसा कर रहे हैं, या जाटों को किसान आंदोलन से जोड़ करके आप जाटों का भला करना चाह रहे हैं, ये कहीं से होता हुआ ना दिख रहा है ना है। जी। सर, चुनाव आने को हैं 2024 के, और अभी विधानसभा के चुनाव तो चल ही रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि जो ये सतपाल मलिक का इंटरव्यू अपने उन्होंने यूट्यूब हैंडल पे डाला है, इसकी कोई ख़ास वजह है? मतलब उन्हें लग रहा है कि ऐसा करके मैं कुछ गेन कर लूँगा? देखिए, देखिए, भारत की राजनीति को समझना और भारत की राजनीति में उसको अपनी अपने एक्टिविटीज से उसका चुनावी फायदा लेना, ये अपने आप में बहुत बड़ा कौशल है। और ये हर राजनीतिक दल करता है। लालू प्रसाद भी करते थे, मुलायम सिंह भी करते थे। अब चाहे मुलायम सिंह का गोली चलाना हो कार सेवकों पर, या लालू प्रसाद का मस्खरापन हो, जी। या किसी और नेता की अपनी कोई स्ट्रेटजी हो, वो उसको हमेशा चुनावी फायदे देती रही है। जी। मुलायम सिंह के राम मंदिर पर या राम भक्तों पर जिस तरह से गोली चलाई गई, उससे उत्तर प्रदेश का 18-19% जो मुसलमान है वो उनके साथ जुड़ा, और 18-19% और 9% यादव मिलके एक बड़ा कॉम्बिनेशन बना, और उनको उनकी चुनावी बैतरणी में पार लगाया इन लोगों ने मिलकर। लालू प्रसाद यादव का जो मस्खरापन था, उसने जो रस्टिक सोसाइटी थी, जिसको जो सोफिस्टिकेटेड लोग नहीं थे, उन लोगों को जोड़ा कि हाँ, कोई तो व्यक्ति ऐसा है जो ठेठ बात करता है, हमारी बात करता है, और उसने बहुत सारे लोगों को जोड़ा। ये अलग बात है कि बाद के दिनों में जिस तरह से स्वकेंद्रित राजनीति हो गई और सिर्फ अपने फायदे की बात लालू प्रसाद और उनके परिवार ने करना शुरू किया, और ओबीसी में भी सिर्फ यादव की बात करना शुरू किया लालू प्रसाद और मुलायम सिंह ने, तो ओबीसी समुदाय के बाकी लोग दूर गए। उसके अलावा नरेंद्र मोदी के इमरजेंस ने ओबीसी को दूसरी तरह से डिफाइन किया, और अदर देन यादव ओबीसी जो था वो भी जागरूक हुआ, और उसने भी अपने अधिकारों के लिए जहां उसको बेहतर ऑप्शन मिला वहां गया। लेकिन इनका जो पॉलिटिक्स का अपना एक स्टाइल था, उसने इनको फायदा पहुंचाया। वो जो मैं इतनी भूमिका इसलिए बांध रहा हूं कि ये जो जी, जी। राहुल गांधी कर रहे हैं, चाहे उसमें मोटरसाइकिल रिपेयरिंग का काम हो, चाहे ट्रकर के साथ यात्रा करने की बात हो, चाहे लद्दाख में बाइकिंग की बात हो, जी, चाहे जो अभी इंटरव्यू लेने की बात हो, वो जी। हो, वो उसका उसका राजनीतिक जुड़ाव लोगों से दिख नहीं रहा है कि वो कैसे राजनीतिक उसका फायदा ले पाएंगे, कौन लोग जुड़ रहे हैं। जी। मोटरसाइकिल आप रिपेयर कर रहे हैं पूरे देश में, क्या कोई मोटरसाइकिल रिपेयर करने वालों का संगठन है कि सारा का सारा आपके साथ इकट्ठा हो जाएगा? नहीं किसानों का होगा। क्या ऐसा कोई संगठन है कि आपके धान लगाने से सारे के सारे किसान आपके साथ हो जाएंगे? ट्रकर्स का कोई ऐसा संस्थान ऑर्गेनाइजेशन है कि सारे के सारे ट्रकर्स आपके साथ हो जाएंगे? और जिन लोगों को आप डाउन टू अर्थ बताने समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास है, जो इन सब चीजों पर एक्सेस कर रहा है,
वो इसको निहायत ही बचकाना बता रहा है, तो आपको फायदा कहाँ से हो रहा है? तो कम से कम पॉलिटिकल स्ट्रेटजी आप ऐसी बनाइए कि उस स्ट्रेटजी का आपको फायदा हो, वो स्ट्रेटजी का फायदा नहीं होता दिख रहा है। तो इसलिए ये सारे के सारे गतिविधियां, ये सारे के सारे एक्शंस बचकाने हैं, इनका कोई फायदा कांग्रेस को वोट के टर्म में नहीं दिख रहा है कि इनसे वोट आप बढ़ा पा रहे हो, वैसा नहीं दिख रहा है। जहां पर चुनाव हो रहे हैं, अभी 5 प्रदेशों के चुनाव हो रहे हैं, वहां पर एंटी इनकम्बेंसी के नाम पर कुछ जगहों पर निश्चित तौर पर कांग्रेस को फायदा हो रहा है, कुछ जगहों पर कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री हैं उनके नाते कुछ बेहतर हो सकता है। जीतने के बाद आप राहुल गांधी को और प्रियंका गांधी को और सोनिया गांधी को क्रेडिट दे दीजिए, लेकिन वोट इन सब चीजों से नहीं बढ़ रहा। जी मनविंदर, एक चीज और है सर, अगर देखा जाए तो राहुल गांधी इस समय कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के बाद जो बड़ी पार्टी है वो ऑब्वियसली कांग्रेस है, यानी कि वो दूसरे नंबर पे है, जबकि ऐसा कहीं रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। और उनके जो रणनीतिकार हैं उन्हें कोई शायद से ढंग की सलाह नहीं दे रहे हैं। और एक चीज़ और भी है कि अक्सर वो ये कहते हैं सर कि मैं सीख रहा हूँ। सवाल ये है कि तुम 55 साल से ऊपर हो रहे हो, कब तक सीखते रहोगे सर? देखिए मैं वही अभी बता रहा था मनविंदर जी कि जो रणनीतिकार हैं, या तो उन रणनीतिकार राजनीति नहीं समझ पा रहे हैं, या रणनीतिकारों की चल नहीं रही है और राहुल गांधी जैसा चाह रहे हैं वैसा कर रहे हैं और उसके परिणाम इस तरह से आ रहे हैं। तो जो भी स्थिति हो, ये कांग्रेस बेहतर ढंग से जानती समझती है कि उनके यहाँ क्या चल रहा है, लेकिन ये रणनीति जो चल रही है, ये रणनीति या जो उनके सलाहकार हैं, वो उनको अगर इस तरह की सलाह दे रहे हैं तो उनको राजनीतिक समझ नहीं है। इन चीजों से नहीं फायदा होता है। आपने हिमाचल प्रदेश में बोला कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे, और आपके पास खजाने में पैसा नहीं है सैलरी देने के लिए, आप ओल्ड पेंशन देने की बात कर रहे हैं। आप कर्नाटक में आपने बहुत सारी ऐसी प्रॉमिसेस की और आपने सारा डेवलपमेंट का काम रोक दिया। उसका ही दूसरा उदाहरण दिल्ली है। दिल्ली में कितनी सारे फ्रीबीज या फ्री की बहुत सारी फैसिलिटीज दी गई और दिल्ली में विकास काम पूरी तरह से रुक गया। तो आपको अगर इस तरह की प्रॉमिसेस करने हैं बिना सोचे समझे, आप प्रॉमिसेस कीजिए, लेकिन आप डिलीवर नहीं कर पाइएगा और आप शायद एक चुनाव जीत लें, लेकिन चुनाव जीत भी पाएंगे वो डाउट तो ही है, लेकिन आप डिलीवर नहीं कर पाइए। और ये सारी चीजें उठना शुरू हो गई हैं भाई। हिमाचल प्रदेश की बात उठने लगी है, कर्नाटक की बात उठने लगी है। कर्नाटक में आपने जो प्रॉमिस किया था वो कर नहीं पा रहे हैं। आपके उप मुख्यमंत्री बोलते हैं कि हम इस डेवलपमेंट स्कीम को डेफर कर रहे हैं, टाल रहे हैं कुछ दिन के लिए। तो आपके पास आंसर क्या है, आपके पास ऑप्शन क्या है, आपके पास योजनाएं क्या है? आप सब तरह से तो आप सफल नजर आ रहे हैं। उसमें गिमिक करके आप कितना वोट ले पाइएगा, वो एक बड़ा वो है। और तब जब आपके पास अपोजिशन के नाम पर एक ऐसा राजनीतिक दल है जो हर छोटे छोटे चीज को डिटेलिंग करके और उसको उसके बाद वो चुनाव में जाता है, तो अगर सीरियसनेस का, अगर कांग्रेस के सीरियसनेस का लेवल यही है, तो हमारी आपकी सबकी शुभकामनाएं होनी चाहिए कि कांग्रेस को कोई बेहतर सलाहकार मिले कि वो कुछ बेहतर कर पाए। जी, मैं दोबारा से इंटरव्यू पे आती हूँ। इंटरव्यू में उनकी सुई अटकी रही राहुल गांधी की, कि पुलवामा पे वो कोई एक कंक्रीट जवाब दे। मतलब अगर मैं टोटलिटी में देखूं, आपने भी देखा होगा, तो उसमें पुलवामा पे उन्होंने क्या कहा, मतलब वो किसे घेरना चाह रहे थे, किसकी कमी बताना चाह रहे थे, क्योंकि उस समय सत्यपाल मलिक जो है वहाँ के राज्यपाल थे।
कितनी बचकानी हरकत उन्होंने भी जो उनका बयान है, मैं उस पे भी टिप्पणी चाहती हूँ सर। देखिए मनविंदर जी, जी, पुलवामा पर ये लगातार इस तरह की बातें कांग्रेस करती रही है। जी। आप इसको इसको इस तरह से समझिए हुँ, हुँ। कि जैसे पुलवामा पर ये जब प्रश्न करते हैं, तो हुँ, हुँ। उस प्रश्न के मायने क्या होते हैं? उस प्रश्न के मायने इनडायरेक्टली ये होते हैं कि ये सरकार ने चुनाव जीतने के लिए करवाया था, खुद करवाया था। ठीक है, यही बात पाकिस्तान कहता है। हुँ, इसके हुँ। अलावा इसी तरह का एक मसला है जो सर्जिकल स्ट्राइक वाला है। जी। उसके अलावा जो एयर स्ट्राइक वाला है, मतलब है बालाकोट वाला है, एक सर्जिकल स्ट्राइक, एक बालाकोट। हुँ, हुँ। सर्जिकल स्ट्राइक पे प्रमाण मांगे जाते हैं, बालाकोट अटैक पर प्रमाण मांगे जाते हैं। पुलवामा पर डाउट किया जाता है कि ये सरकार का किया धरा है। जी, जी। जी। कांग्रेस कांग्रेस के नेता इसके पहले एक किताब बुक रिलीज में शामिल हुए थे, दिग्विजय सिंह। उस किताब का नाम था 26/11 आरएसएस की साजिश। हुँ। वो एक उर्दू अखबार के एडिटर हुआ करते थे, बर्नी करके। वो किताब उन्होंने लिखी थी और दिग्विजय सिंह ने उसको रिलीज किया था। बाद में उस किताब को वापस लेना पड़ा था और माफी मांगनी पड़ी थी एडिटर साहब को, और उनको बाद में सहारा में एक फ्रंट पेज पर उनके तस्वीर के साथ एक माफीनामा छपा था। हुँ, हुँ। तो तो ये जो मैं आपको उदाहरण बता रहा हूँ एक के बाद एक, ये जी। उदाहरण वैसे ही हैं हुँ, हुँ। जब आप पैर पर कुल्हाड़ी मारते हैं। आप पाकिस्तान का जिस जिस टेरर अटैक में 26/11 में सीधे हुँ, हुँ। स्पष्ट तौर पर प्रमाण मिलता है, हुँ, हुँ। एक आतंकवादी गिरफ्तार होता है बाकायदा, उस पर मुकदमा चलता है, मुकदमा चलने के बाद उसको फांसी दी जाती है, और कांग्रेस के महासचिव उसको आरएसएस की साजिश बता करके किताब के बुक रिलीज में शामिल होते हैं। पुलवामा को सरकार की साजिश बताते हैं, 26/11 आरएसएस की साजिश बताते हैं, बालाकोट अटैक पर डाउट करते हैं, प्रमाण मांगते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक का प्रमाण मांगते हैं। तो जी। आप आप किस तरह की राजनीति कर रहे हैं और आपकी राजनीति का स्तर कहाँ तक जा रहा है? अभी अभी हाल फिलहाल एक घटना हुई थी जिसमें हाँ, अभी जो इजराइल और हमास जी, जी। का जो युद्ध चल रहा है, हुँ, उसमें हुँ। कांग्रेस का बाकायदा रेजोल्यूशन पास होता है जी, जिसमें जी। इजराइल को कैस्टिगेट किया जाता है और हमास पर चुप्पी साधे जाते हैं। मतलब ये कि आप अपीजमेंट पॉलिटिक्स और माइनॉरिटी माइनॉरिटी भी नहीं, मुस्लिम वोट, माइनॉरिटी में तो और भी बहुत सारी माइनॉरिटीज हैं, मुस्लिम वोट के लिए आप किस हद तक जा सकते हैं, किस तरह की राजनीति कर सकते हैं, ये ये हमको आपको कहने की जरूरत नहीं है, इसको लोग समझ रहे हैं, इसको जनता समझ रही है। वेरी और ऑब्वियस। जी, और ये चाहे जिस भी मुगालते में रहें कि इसके कारण पूरे देश का मुसलमान इनके साथ आ जाएगा, अगर अगर ऐसा होता भी है, अगर मान भी लिया जाए कि आपने इस तरह की बातें कह के देश के जो 14%, 14.2% मुसलमान हैं, उनका सारा का सारा 100% वोट ले लिया, तो क्या आपने बाकी जो 86% लोग हैं, उन 86% लोगों को के वोट को आपने ठुकरा नहीं दिया, या उनको आपने अलग थलग नहीं कर दिया? ये जी। बात ये बात ये बात कांग्रेस को समझनी पड़ेगी कि अपीजमेंट करके अब वो चुनाव नहीं जीत पाएंगे।
अपीजमेंट की राजनीति पुरानी हो गई है। अब उस राजनीति पर काम नहीं चलेगा। एक और बंटवारा करने की कोशिश जो उन्होंने की है कि कास्ट सेंसस कराया जाए, कास्ट सेंसस से वो ओबीसी के का वोट लेने की कोशिश करेंगे, कोशिश कर रहे हैं। अब इस बात का में कितना बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है कि वो ओबीसी को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में, बिहार में वो ओबीसी राजनीतिक दलों से समझौते की बात कर रहे हैं और भी बहुत सारी जगहों पर वो ओबीसी राजनीतिक दलों से समझौते की बात कर रहे हैं। तो ये राजनीतिक अपरिपक्वता से ज्यादा मुझे कुछ नहीं नजर आ रहा है कि भाई आप जब कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं तो आप किसी भी तरह से बीजेपी का वोट कहां से कर रहे हैं? भाई आप कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, कास्ट सेंसस की बात समाजवादी पार्टी कर रहा है, कास्ट सेंसस की बात राष्ट्रीय जनता दल कर रहा है, तो आप कहां से किसका वोट लेके जाइएगा? तो ये एक राजनीतिक अपरिपक्वता से ज्यादा मुझे और कुछ नहीं नजर आता है। जी मनविंदर जी, आपने सही कहा, क्योंकि इनकी पार्टी में, कांग्रेस में ही राहुल गांधी को ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। अब जो पिछले दिनों आपने देखा, अखिलेश यादव ने जो कुछ भी किया, जो कुछ भी उनके साथ हुआ, उसके बाद जो कुछ भी उन्होंने टिप्पणी की, उससे नहीं लगता कि इनको तो पार्टी में खुदे जो है लोग पप्पू बनाने पे तुले हुए हैं। नहीं देखिए, उनको जो कांग्रेस में बहुत सारे नेता हैं वो राहुल गांधी की बहुत सारी गतिविधियों पर असहज होते हैं, रहते हैं असहज। लेकिन अब मुश्किल उन नेताओं की ये है कि वो जाए तो जाए कहाँ और राजनीति कैसे करें। तो उनकी मजबूरी है कि इस सब के बावजूद किसी न किसी तरह से राहुल को डिफेंड करना है। अब वो गलत बोले तो, सही बोले तो, और उस डिफेंड करने में कई बार आप डिफेंड नहीं कर पाते हैं और आपके लिए एम्बैरेसमेंट होता है। इसीलिए फिर आप नई जुगत लगाने की कोशिश करते हैं। फिर आप बोलेंगे कि ये गोदी मीडिया है और ये सिलेक्टेड प्रश्न करता है। तो जब आप निरुत्तर होते हैं, आपके पास जवाब नहीं होता है, आपके पास तर्क नहीं होता है, तो आप आरोपों पर आ जाते हैं। और उसी आरोप का एक हिस्सा अंश था कि उन्होंने 14 जो पत्रकार एंकर्स हैं उनके डिबेट्स में जाना मना कर दिया और यूट्यूब पर जितने भी कांग्रेसी समर्थक यूट्यूबर्स हैं, मैं खुद बहुत सारे उस तरह के उसमें जाता था। मतलब अब मैंने थोड़ा सा उसमें डिबेट्स में जाता था। मैं थोड़ी मेरी व्यस्तता है इसलिए नहीं जा पाता हूं। और थोड़े उसका एक और भी कारण ये है कि व्यक्तिगत आरोप जिन लोगों को बुलाया जाता है वो व्यक्तिगत आरोप पर आ जाते हैं, व्यक्तिगत कमेंट करने लगते हैं। और व्यक्तिगत कमेंट भी करें तो वो एक स्तर तक ठीक आता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति व्यक्तिगत कमेंट कर रहा है तो जिस पर व्यक्तिगत कमेंट कर रहा है उसको बोलने न दिया जाए, तो ये यूट्यूबर्स कर रहे हैं। तो आप उस तरह की स्थिति में क्या होगा भाई? जो जिस बात की आप के लिए आप एंकर्स का विरोध कर रहे हैं वही आप यूट्यूबर से करवा रहे हैं। तो सोशल मीडिया का है, सोशल मीडिया नया वो है, आप उसमें कितना आप इस तरह की चीजें करा, लेकिन वहां पर भी आपको लॉजिकल बात तो करनी पड़ेगी। लॉजिकल बात आप कर नहीं पाइएगा तो आज नहीं तो कल आप एक्सपोज होइएगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे शो में समय देने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद।